बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, हमारा आज का रीइंफोर्समेंट सिंधी की हुर्फ तहजी पर मबनी है। हम आज सिंधी की हुर्फ तहजी को मैंने कितने ग्रोह में तकसीम किया था आपको पढ़ाते वक्त, और आपको समझाते वक्त मैंने इसके ग्रोह में कितने कितने अक्षर यानी हुरूफ को डिवाइड किया था ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ सके उनका साउंड क्या था। इस हवाले से हम पूरे रीइंफोर्समेंट को तरतीब दे चुके हैं और इसी पे हम बात करेंगे। मेरी हिदायत को गुफ्तु शनीद में अच्छी तरीके से सुनिएगा ताकि आपको अपना रीइंफोर्समेंट मुकम्मल करने में आसानी हो। ठीक है, सबसे पहले जो है अगर हम जो है बात करें कि सिंधी की हुर्फ तहजी, सिंधी के अलिफ बे में टोटल कितने हरूफ होते हैं। यहाँ हमारे पास स्लाइड नंबर 2 चली है और 2 स्लाइड पे हमारे पास सवाल है, सिंधी जे अलिफ बे मां केतरा अखर आहन। सही है, सिंधी जे अलिफ बे मां केतरा अखर आहन। अब जवाब में ऑप्शंस दिए हुए हैं 52, 52, 72, यानी 32, 52, 72। जो भी करेक्ट आंसर है उसको आप टिक मार्क करेंगे। ठीक है, दूसरा सवाल है, सिंधी अखर के घणा ग्रोह में तकसीम कियो वियो आहे। सिंधी अखर को यानी सिंधी हुर्फ तहजी को कितने ग्रोह में ग्रुप में तकसीम किया गया है। 5, 2, 3। यानी सिंधी हुर्फ तहजी को जब मैंने आपको पढ़ाना शुरू किया था तो आपकी आसानी के लिए, आपकी सहूलत के लिए मैंने इसको कितने ग्रुप में डिवाइड करके आपको पढ़ाया था, 5 में, 2 में या 3 में। जो सही आंसर है उसको आप टिक मार्क करेंगे। उसके बाद मेरा सवाल है, अकरन जे ग्रोह जो नालो बुधायो। क्योंकि ये ऑप्शनल सवाल नहीं है इसलिए मैंने इसमें ऑप्शन नहीं दिया है आपको। मैंने पूछा है कि हुरूफ के जो मैंने ग्रुप बनाए थे उनका नाम मैंने क्या क्या रखा था, वो आपको लिखना है। ठीक है, अब मैंने पहाड़ियून, हिस्सों पहाड़ियून, हिस्सों बायून, हिस्सों टयून में जो मुश्किल अक्षर थे उनको मैंने क्या बोला, जो हम आवाज़ वाले अक्षर थे मैंने उनको क्या बोला, जो एक जैसे अल्फाज वाले अक्षर थे उनको क्या बोला, वो आपको सब लिखना है। अगर आप अपनी पूरी स्लाइड को तहम्मुल के साथ अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, देखेंगे, तो आपको तमाम आंसर इसी स्लाइड के अंदर मिल जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छी तरीके से, बहुत तहम्मुल से देखना है, समझना है और उसके बाद आंसर लिखना है। यहाँ पे इस पूरी स्लाइड को अच्छी तरीके से पढ़िएगा तो इसका आंसर इन्हीं स्लाइड्स में आपको मिल जाएगा। उसके बाद सवाल है, डक्यो अखर केतरा आहन। डक्यो अखर कितने होते हैं। ठीक है, 9, 7, 8। 9 होते हैं, 7 होते हैं या 8 होते हैं। उसके बाद मेरा सवाल है, हम आवाज़ अखर केतरा आहन, यानी हम आवाज़ अखर कितने होते हैं। 13, 15, 12। उसके बाद मेरा सवाल है, हिक जिड़ाई अखर केतरा आहन। एक जैसे अखर कितने होते हैं। टिया, टेठिया, बटिया। टिहा मतलब 30, टेठिया यानी 33, बटिया यानी 32। जो भी राइट आंसर है उसको आप सर्कल करेंगे। उसके बाद यहाँ मैंने मुश्किल अक्षर, डख्यो अक्षर आपके स्लाइड पे आपको दे दिया है ताकि इसको याद करने में, पढ़ने में, समझने में आसानी हो और अपनी स्लाइड के जो सवालात हैं उनके जवाबात को भी मुकम्मल करने में आपको मदद मिल सके। ठीक है, अच्छा, डख्यो अक्षर के अंदर 7 मुश्किल अक्षर होते हैं और 7 मुश्किल अक्षर का साउंड जो ऐसा होता है जो कि ना हमें उर्दू में मिलता है ना सिंधी में मिलता है। इसके साउंड को समझने के लिए हमें किसी मौलम यानी टीचर की ज़रूरत होती है। ठीक है, अच्छा, मैंने जब आपको ये 7 मुश्किल अक्षर पढ़ाए, सबसे पहले मैंने आपको ये 7 मुश्किल अक्षर ही पढ़ाए थे और जब मैंने 7 मुश्किल अक्षर पढ़ाए थे तो उस वक्त मैंने इनको आपको जो है एक पहचान, एक नाम के साथ पढ़ाया ताकि आपको समझ में आ सके। मिसाल के तौर पे बे लिखा हुआ है तो ये जो बे है इसका साउंड तो बे बड़ी, ये बे है, होंठों को गोल करके निकलेगा, लेकिन मैंने इसकी पहचान आपके लिए बना दी मोटा बे। ठीक है, मोटा बे पहचान की वजह से बच्चों ने ज़ौक़ व शौक़ से इसको पढ़ना शुरू कर दिया और इन्जॉय करके इसको पढ़ा, मज़ा करके इसको पढ़ा। इसी तरीके से जीम में जब डबल डॉट आए तो मैंने इसकी पहचान बना दी मोटा जीम, यानी जे, मोटा जीम। उसके बाद मैंने जब डाल आया और डाल के ऊपर 3 डॉट आए तो मैंने इसकी पहचान बना दी मोटी डाल, डे, यानी मोटी डाल। ठीक है,
फिर गाफ के नीचे अगर डबल डॉट आ जाए तो मैंने इसका नाम बना दिया आपके लिए मोटी गाफ। गे, बड़ी ए के साथ वाले जितने भी अक्षर आए उन सब को मैंने मोटा बे, मोटा जीम, मोटी डाल, मोटी गाफ बना दी। 7 में से 4 अक्षर ऐसे हो गए जो हमारे पास मोटा बे, मोटा जीम, मोटी डाल, मोटी गाफ से पहचानने में बच्चों को भी आसानी हुई और उनको पढ़ने में भी मज़ा आया। 3 अक्षर ऐसे थे जो कि नून के साउंड के साथ आ रहे थे। मिसाल के तौर पे जय, जो लेटे हुए डॉट थे जीम के अंदर, उनको हमने नाम दिया, उनका साउंड हमने रखा जय। उसके बाद गाफ के ऊपर जो लेटे हुए डॉट थे डंडी पे, उनको मैंने दिया नाम गए। और उसके बाद आखिर में नड़, यानी नून के अंदर जब तोएं बन गई तो उसकी आवाज़ बन गई नड़। और इन 3 मुश्किल अक्षर जो थे जय, गए, नड़, इनसे डायरेक्ट कोई भी लफ्ज़ नहीं बनता। ठीक है, इनसे डायरेक्ट कोई भी लफ्ज़ नहीं बनता है। इनसे लफ्ज़ बनाने के लिए हमें कोई ना कोई अक्षर, कोई ना कोई हुरूफ इनसे पहले लगाना पड़ेगा तो ही अक्षर बनेगा। ठीक है ना। इसके बाद मेरा सवाल था, एड़न अखरन लिखो जिन्हन खान डायरेक्ट को ब लफ्ज़ ना ठाहिंदो हो। ऐसे अक्षर लिखें जिनसे डायरेक्ट कोई भी लफ्ज़ नहीं बनता है। अब ये मैं इससे पहले वाली स्लाइड में आपको समझा चुकी हूँ। उम्मीद है कि आपको आंसर समझ में आ चुका होगा। आप निहायती आसानी के साथ इसका आंसर लिख सकते हैं। उसके बाद इस स्लाइड के अंदर है हमारे पास हम आवाज़ अक्षर। ठीक है, हम आवाज़ अक्षर जो होते हैं, अगर हम उर्दू में इनको देखें तो भारी आवाज़ों वाले जो अक्षर हैं वो सारे अक्षर इसमें मौजूद हैं। सही है, भा, था, ठ, फा, छा, ध, ढ, ख, ये सारे अक्षर ऐसे हैं जो भारी आवाज़ों वाले हैं। और सिंधी उर्दू में जो है वो पढ़े एक जैसे जाते हैं, आवाज़ एक ही जैसी निकलती है, लेकिन लिखने में शक्ल तब्दील हो जाती है। सही है, डॉट का फ़र्क आ जाता है। इसमें एक चीज़ और मैं थोड़ा सा वाज़ेह करूँगी कि बच्चों को फे में बहुत परेशानी होती है। जब भी फे पढ़ाया उन्होंने ख पढ़ा, तो बेटा ये ख नहीं है, फे जैसी शक्ल बना के अगर इसके ऊपर हमने 4 डॉट डाल दिए तो इसका मतलब है फे, फूल वाला फे, फल वाला फे। ठीक है ना, ये गलत नहीं पढ़ना है हमने, ये फे पढ़ेंगे हम। इसके बाद यहाँ इस स्लाइड के अंदर मैंने आपको बड़ी ए और छोटी ए के साउंड की पहचान बताई है कि किस तरीके से बड़ी ए की आवाज़ निकलेगी और किस तरीके से छोटी ए का साउंड आएगा। ठीक है, सिंधी में एक ही ए होती है और उर्दू में 2 ए होती है, बड़ी ए छोटी ए। सिंधी में एक ही ए को हम कहीं पे बड़ी ए की आवाज़ जो है वो निकल रही होती है और कहीं छोटी ए की आवाज़ निकल रही होती है। तो इसकी पहचान के लिए मैंने यहाँ आपको कुछ लफ्ज़ बताए हैं स्लाइड में। देखिए, यहाँ मैंने छोटी ए के आगे बाकी लिखा हुआ है और सिंधी में लिखा हुआ है, उसके आगे मैंने बाकी उर्दू में लिखा है। अब सिंधी में जो बाकी मैंने लिखा है उसको गौर से देखिएगा कि छोटी ए से पहले काफ है और काफ के नीचे ज़ेर है। इस ज़ेर की का मतलब ये है कि इस ये की जो आवाज़ है वो छोटी ए की निकलेगी। ठीक है, इसी तरीके से हाजी देखिए, काजी देखिए, कापी देखिए, सब ने छोटी ए से पहले वाले हुरूफ के नीचे ज़ेर आ रहा है और ज़ेर के आने का मतलब ये है कि इसका साउंड छोटी ए का निकलेगा। इसी तरीके से यहाँ बड़ी ए के साउंड वाले कुछ लफ्ज़ मैंने लिखे हैं। बड़ी ए के साउंड वाले कुछ लफ्ज़ जो हैं उसमें देखिए, छोटी ए से पहले जो भी हुरूफ है उसके नीचे कोई ज़ेर नहीं है। पढ़े में छोटी ए से पहले 2 चश्मी है, यहाँ पे कोई ज़ेर नहीं है। ठीक है, इसी तरीके से लिखे में छोटी ए से पहले ख है और ख के नीचे कोई ज़ेर नहीं है। इसी तरीके से ठाहे के अंदर छोटी ए से पहले 2 चश्मी है और इसके नीचे कोई ज़ेर नहीं है। अच्छे में छोटी ए से पहले चे है और इसके नीचे कोई ज़ेर नहीं है। इसका मतलब है ये सारे बड़े ए के साउंड वाले अक्षर हैं। ठीक है, अच्छा, अब ये स्लाइड सुनने के बाद, समझने के बाद आपको क्या एक्सरसाइज करनी है। इस स्लाइड के अंदर आपने 4 लफ्ज़ ऐसे लिखने हैं जिनका साउंड बड़ी ए का निकले और 4 लफ्ज़ ऐसे लिखने हैं जिनका साउंड छोटी ए का निकले। ठीक है, इस तरीके से आपको ये अपनी तमाम स्लाइड्स कंप्लीट करनी है। उम्मीद है कि मेरा आज का लेसन बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा और रीइंफोर्समेंट करने में आपको कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तमाम सवालात के जवाबात वीडियो को अच्छी तरीके से सुनकर समझकर दीजिएगा, लिखिएगा। और इस वीडियो के बाद मेरे ख्याल से आपकी सिंधी की हुर्फ़ तहज्जी जो है वो बहुत अच्छी तरीके से उस पर आपको अबूर हासिल हो जाएगा, अगर आपने वाकई दिलचस्पी के साथ और ध्यान के साथ इसको सुना और इसकी प्रैक्टिस की तो। ठीक है,
अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त चाहूँगी। इंशाल्लाह फिर अगले हफ्ते मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।